हेलो दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सीखने की दुनिया में। आज हम कक्षा 12वीं का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आनुवंशिक कोड पढ़ने वाले हैं, जो कक्षा 12वीं का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये कक्षा 12 में कई बार पूछ चुका है। ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है। आनुवंशिक कोड 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, फिर इधर 16, 17, 18, 20, 23 लगातार कई बार पूछा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़रूरी टॉपिक है ये। चलिए अब हम इसे पढ़ते हैं। चलिए देखिए, आनुवंशिक कोड होता क्या है ये समझने से पहले हम कुछ शब्द पढ़ते हैं। एक डीएनए, आरएनए, इनके बारे में जानना हमें ज़रूरी है। डीएनए की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, आरएनए की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। यहाँ अंतर दिख रहा होगा, डीएनए में 2 धागे दिखाई दे रहे हैं, आरएनए में केवल एक ही धागा दिखाई दे रहा है। अब ये जो संरचना बनी है डीएनए की या आरएनए की, इसके अंदर कई पदार्थ पाए जाएंगे। मतलब डीएनए की संरचना कई चीज़ों से मिलकर बनी होगी। उन्हीं में से एक चीज़ का नाम याद रखना है, एक पदार्थ का नाम याद रखना है। क्या? नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार का नाम याद रखना है आपको। जैसे ये संरचना है, यहाँ पर एक नाइट्रोजनी क्षार होगा, यहाँ नाइट्रोजनी क्षार होगा, यहाँ भी नाइट्रोजनी क्षार होगा। ऐसे कई नाइट्रोजनी क्षार पाए जाएंगे। इसमें कई पदार्थों का बना होता है ये डीएनए, उनमें से एक पदार्थ है ये नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार के भी कुछ प्रकार हैं, उन प्रकारों के नाम याद रखना। ए, जी, सी, टी। इनके पूरे नाम है, ए का पूरा नाम है एडिनिन, जी का पूरा नाम है ग्वानिन, सी का पूरा नाम है साइटोसिन और टी का पूरा नाम है थायमिन। ये 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, जो किसके अंदर पाए जाते हैं? डीएनए के अंदर। ठीक उसी प्रकार से आरएनए भी कई चीज़ों का बना होता है, इनमें भी कई चीज़ें पाई जाती हैं। उन्हीं में से जो ये एक चीज़ नाइट्रोजनी क्षार है जो डीएनए में पाया गया है, वो आरएनए में भी पाया जाएगा। नाइट्रोजनी क्षार आरएनए के अंदर भी पाया जाएगा। आरएनए के अंदर कौन कौन सा नाइट्रोजनी क्षार? इस नाइट्रोजन क्षार के कुछ प्रकार हैं। आरएनए के अंदर कौन कौन सा पाया जाएगा? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। इसमें आप देख रहे होंगे 3 नाइट्रोजनी क्षार इसमें और इसमें समान है। डीएनए और आरएनए में 3 नाइट्रोजनी क्षार समान है, केवल एक नाइट्रोजनी क्षार अलग है। कौन सा वाला? ये टी। टी किस में पाया गया है? डीएनए में। पूरा नाम क्या है इसका? थायमिन। और ये जो यू है, यू का नाम क्या है? यूरेसिल। ये किस में पाया गया है? केवल आरएनए के अंदर। याद रखना, डीएनए आरएनए में कुछ अंतर होता है, ये एक उनमें से अंतर है। अब इनकी आवश्यकता हमें आगे पड़ेगी। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, इनकी आवश्यकता हमें पड़ेगी। ये नाइट्रोजनी क्षारक हैं जो किस में पाए जाएंगे? डीएनए और आरएनए में। अब देखो, इसके आगे हम समझते हैं कि हमारे शरीर में होता क्या है। डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है और आरएनए से आगे जाकर किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का। डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से ही क्या बनता है? प्रोटीन। मतलब ये जो संरचना है, ये संरचना इस रूप में बदल जाएगी। फिर ये जो संरचना है ये आगे जाकर किसका निर्माण करेगा? प्रोटीन का। हमारे अंदर जो भी प्रोटीन बनेंगे वो आरएनए से बनेंगे। आरएनए किससे बना? डीएनए से। ये समझ में आया? अब यहाँ थायमिन, जब डीएनए से आरएनए बन रहा होगा तो थायमिन हट जाएगा, उसके स्थान पर यूरेसिल आ जाएगा। मतलब प्रोटीन किससे बनेगा? आरएनए से। तो जो भी कार्य करेंगे उसमें क्या कार्य करेंगे? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। थायमिन उसमें नहीं होगा। ये समझ में आया? अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। मेरा सही अरे
इसके आगे अब हम समझते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा, डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए आगे जाकर किसका निर्माण करेगा, प्रोटीन का। अब प्रोटीन निर्माण की पूरी प्रक्रिया होगी, प्रोटीन का निर्माण होगा। तो प्रोटीन के निर्माण के समय कुछ सूचनाएं होंगी। कैसे हमें पता चलेगा, हमारे शरीर को कैसे पता चलेगा कि कब शरीर में हमारे प्रोटीन का निर्माण करना है, कब प्रोटीन का निर्माण नहीं करना। इसके लिए कुछ सूचनाएं होंगी कि कब प्रोटीन बनाना है, कब नहीं बनाना। जैसे हम ही अपने दोस्त से बात करते हैं कि कब बाज़ार चलना है, कब नहीं चलना है, बात करेंगे तब पता चलेगा। ऐसा तो है नहीं, अलग अलग कुछ दूरी पर रहते हैं, हम जब बाज़ार जा रहे हैं वो भी उसी टाइम पे बाज़ार निकले, ऐसा तो हो नहीं सकता। फ़ोन करके बात करेंगे, दोनों को पता चलेगा, उसी टाइम पे निकलेंगे। कुछ सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगी। ठीक उसी प्रकार से सूचना डीएनए से आरएनए में गया, आरएनए से प्रोटीन में गया। अब ये सूचना किस रूप में जाएगी, कोड के रूप में। जैसे अभी हमने बाज़ार वाला उदाहरण दिया, इसमें अगर हमें दोस्त से कहना हो कि हमें बाज़ार चलना है, लेकिन उसके घर पे उसके पिताजी हैं, हम डायरेक्ट कह भी नहीं सकते, तो हम एक कोड भाषा में बात करेंगे कि कुछ कोड रख देंगे, हम ये शब्द बोलेंगे तो इसका मतलब है इस शब्द का कि हमें बाज़ार चलना है। ठीक उसी प्रकार से प्रोटीन निर्माण की जो भी सूचनाएं होंगी वो कोड के रूप में होंगी। तो उन कोड को हम कुछ अक्षरों से प्रतीक करेंगे। वो अक्षर कौन कौन से होंगे, इसके पहले जो भी हमने शब्द सुने, इसके पहले हमने जो ये एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, जो चारों नाइट्रोजनी क्षार सुने, इन्हीं के द्वारा क्या बनेगा, कोड बनेगा। इन्हीं कोड को हम क्या कहेंगे, आनुवांशिक कोड। तो आनुवांशिक कोड वास्तव में आनुवांशिक कोड है क्या, आनुवांशिक कोड नाइट्रोजनी क्षार से बना कोड है। किससे बना रहेगा, नाइट्रोजन क्षार कहो या नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार से बना ऐसा कोड है जिसके अंदर प्रोटीन निर्माण की सूचना निहित होती है या सूचना उपस्थित होती है, पाई जाती है, जो भी कह लो। आनुवांशिक कोड नाइट्रोजनी क्षार से बना ऐसा कोड है जिसके अंदर प्रोटीन निर्माण की सूचना होती है। ये समझ में आया। अब ये नाइट्रोजनी क्षार के कितने प्रकार हैं हमारे पास, 4 प्रकार हैं। एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है और यूरेसिल है। थायमिन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि थायमिन किस में पाया जाएगा, डीएनए में। इसके पहले हमने क्या कहा, थायमिन किस में पाया जाएगा, डीएनए के अंदर। आरएनए में क्या पाया जाएगा, यूरेसिल। डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए के बाद प्रोटीन बना ना, डीएनए से तो डायरेक्ट बना नहीं। तो नाइट्रोजनी क्षार जो आरएनए के अंदर होगा उनका उपयोग किया जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल। इनके द्वारा हम क्या बनाएंगे, जो प्रोटीन निर्माण के कोड होंगे उनका निर्माण करेंगे, यानी कि इनके इन चारों अक्षरों के द्वारा कोड बनेंगे। तो जो कोड होंगे वो किस प्रकार से कार्य करेंगे और कोड किस प्रकार से लिखे जाएंगे, चलो देखो। एक लक्षण कोड का, ये जो आनुवांशिक कोड है इसका एक लक्षण हम अभी देखते हैं, बाकी लक्षण कुछ देर बाद मिलेंगे। एक लक्षण यह आनुवांशिक कोड का याद रखना है कि आनुवांशिक कोड त्रिक होते हैं। आनुवांशिक कोड त्रिक होते हैं, ये आनुवांशिक कोड का एक लक्षण है। त्रिक होने का मतलब है कि 3 नाइट्रोजनी क्षार मिलके एक कोड बनेंगे। कोई भी 3 नाइट्रोजनी क्षार, मान लो ए हो गया, जी हो गया, ए हो गया, जी हो गया, सी हो गया, ये 3 अक्षर मिल गए। 3 अक्षर से क्या बना, एक नाइट्रोजनी क्षार। फिर उसके आगे मान लो ये तीनों ना होता, ऐसा कुछ होता, ये कोड ना हो करके कोई दूसरा कोड होता, मान लो ए होता, जी होता, ये दोनों होते, लेकिन यहाँ क्या होता, यू। ये भी 3 अक्षर है, ये कोई दूसरा कोड है, कोई और तीसरा होता, मान लो यू ए सी, ये होता, ये भी क्या है, एक प्रकार का कोड। तो समझ गए होंगे 3 अक्षरों से मिलकर कोड बना होगा। वो 3 अक्षर आएंगे कहाँ से, इन्हीं 4 नाइट्रोजनी क्षारकों के द्वारा बने होंगे। अब ये समझ में आया आपको, आनुवांशिक कोड का एक लक्षण इस समय याद रखना, बाकी और सभी लक्षण आगे मिलेंगे। अब यहाँ लिखा है एक शब्द प्रोटीन। प्रोटीन की इकाई क्या होती है, या प्रोटीन बना किन से होता है। प्रोटीन बना होता है अमीनो अम्ल से। अमीनो
अम्ल। अमीनो के स्थान पे अगर एमिनो लिखा रहे फिर भी वही है, एमिनो अम्ल कहो या अमीनो अम्ल कहो, बात एक ही है। अब इसके आगे हम देखते हैं प्रोटीन किन से बना है, अमीनो अम्ल से। अब अमीनो अम्ल को अगर हम छोटे छोटे कण के रूप में मान लो ये क्या है, अमीनो अम्ल एक प्रकार का, ये क्या है अमीनो अम्ल, वैसे ये क्या है अमीनो अम्ल, ये क्या है अमीनो अम्ल, ऐसे कई अमीनो अम्ल हैं। इन सभी को हमने जोड़ दिया तो ये पूरी संरचना क्या कहलाएगी, प्रोटीन। मतलब प्रोटीन किन से बना है, अमीनो अम्ल से। अब ये समझ में आया आपको। अब इसके आगे हम समझते हैं अमीनो अम्ल के निर्माण की प्रक्रिया। अच्छा ये बताओ, प्रोटीन का निर्माण होगा तो प्रोटीन ये पूरी संरचना बनेगी, और ये पूरी संरचना बनी कैसे है, इन छोटी छोटी संरचनाओं से। तो इसका मतलब प्रोटीन का निर्माण हो रहा है तो ये छोटी छोटी संरचनाएं बन रही हैं। तो इन छोटी छोटी संरचनाओं का निर्माण जब हो जाएगा, कई ऐसी संरचना, यहाँ पर केवल 4 बनाया गया, हजारों की संख्या में धीरे धीरे करके बन जाएंगी, और वो सभी आपस में जुड़ जुड़ कर कई प्रोटीन के कण का निर्माण करें या कई प्रोटीन का निर्माण कर देंगी। अब देखो इसके आगे अब हम समझते हैं प्रोटीन के निर्माण की प्रक्रिया जब होगी, मतलब क्या होगा, अमीनो अम्ल का निर्माण। अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होंगे, क्या हजारों प्रकार के अमीनो अम्ल होंगे, नहीं। कितने प्रकार के अमीनो अम्ल होंगे, अमीनो अम्ल होंगे कुछ 20 प्रकार के। ये संख्या नहीं लिखा गया कि 20 अमीनो अम्ल नहीं बनेंगे, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल बनेंगे। जैसे एक प्रकार का ये अमीनो अम्ल हो गया, एक ये प्रकार का अमीनो अम्ल हो गया, एक ये अमीनो अम्ल हो गया। ठीक इसी प्रकार से 20 प्रकार के अमीनो अम्ल बनेंगे, न कि 20। अब इसकी संख्या कई रहेगी, इसकी भी संख्या कई रहेगी, ये भी कई रहेगा, लेकिन केवल 20 ही प्रकार के रहेंगे, बाकी संख्या बहुत अधिक रहेगी, ये याद रखना। अब देखो ये समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट ये कि जो आनुवांशिक कोड होते हैं इनकी संख्या कितनी होगी, ये समझ में आ गया होगा। पहला पॉइंट कि आनुवांशिक कोड त्रिक होते हैं, त्रिक का मतलब 3 अक्षर से मिलकर एक कोड बनेंगे। तो ऐसे कितने कोड हम बना सकते हैं, हमारे पास कुल 4 अक्षर है, हम कोई भी 3 अक्षर का उपयोग करके एक कोड बना सकते हैं। तो हमारे पास कुल 4 अक्षर हैं और 3 अक्षर का हम उपयोग करेंगे, तो 4 का 3 बार गुणा कर लेंगे, कितने कोड आ जाएंगे, 4 चौक 16 चौका 64। आनुवांशिक कोड की संख्या कितनी होती है, या जेनेटिक कोड की संख्या कितनी होती है, 64। ये समझ में आया। आनुवांशिक कोड कहो या जेनेटिक कोड कहो, कोड को कूट भी कहते हैं, आनुवांशिक कोड कहो या आनुवांशिक कूट, बात एक ही है। जेनेटिक कोड की संख्या कैसे होगी, 64। अब ये भी हम देख लेते हैं कि 64 कैसे आया। ये आनुवांशिक कोड के लक्षण हो गया, इनकी विशेषताएं। अब यहाँ 64 कोड देखो, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार हैं। ठीक उसी प्रकार से ये चारों यहाँ भी लिखे गए हैं, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, ये चारों यहाँ भी लिखे हैं, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन। अब ठीक उसी प्रकार से 4 कॉलम बना दिए गए हैं चारों अक्षर का यूज करके। यहाँ देख रहे होंगे पहले पे यू यू यू, एक यू ये, एक यू ये, 2 कॉमन दिख रहे हैं, यू यू कॉमन दिखेंगे इन चारों में, यू 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 यू, यहाँ भी यू यू। बाकी ये जो 4 नाइट्रोजनी क्षार हैं इनके आधार पे 4 प्रकार बनेंगे। एक नाइट्रोजनी क्षार यू जुड़ गया, एक सी जुड़ गया, एक ए जुड़ गया, एक जी जुड़ गया। मतलब ऐसे हम अक्षर बदलते चले जाएंगे और अलग अलग हमारे पास कोड बनते चले जाएंगे। तो हम कितने कोड बना सकते हैं, ऐसे कुल 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, ऐसे बदलते चले जाएंगे, कुल 64 कोड हम बना सकते हैं। तो हमारे पास नाइट्रोजनी क्षार के कितने कोड प्राप्त हुए, 64 कोड। अब इन 64 कोडों में से हमने पढ़ा था क्या, अमीनो अम्ल कितने प्रकार के थे, अभी हमने पढ़ा अमीनो अम्ल जो होंगे उनकी संख्या कितनी होगी, 20। अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होंगे, 20, लेकिन कोड तो हमारे पास 64 है। अगर एक अमीनो अम्ल के निर्माण के लिए एक कोड की जरूरत पड़ेगी, तब तो 20 अमीनो अम्ल के निर्माण के लिए केवल 20 ही कोड की आवश्यकता पड़ती। यहाँ तो 64 कोड है, बाकी कोड काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ आप देख रहे हो जैसे PHE, ये क्या है, PHE एक प्रकार के फिनाइल एलानिन, ये क्या है, एक अमीनो अम्ल का नाम है। नाम याद नहीं रखना है, बस समझने के लिए ये चित्र लाया गया है। PHE, LEU ल्यूसिन, ल्यूसिन, यहाँ ILE
ये शब्द नहीं है, MET दूसरा, उसका अर्थ दूसरा है, अभी बता रहा हूँ। ये सेरेनिन, कई ऐसे शब्द दिखाई दे रहे हैं यहाँ, कुल गिनो कितने शब्द हैं, ऐसे कुल 20 शब्द होंगे। मतलब ये PHE एक प्रकार का क्या है, अमीनो अम्ल। इस PHE का निर्माण कौन कौन सा कोड कर रहा है, ये वाला कोड भी कर रहा है, ये वाला, यहाँ देखो एक लाइन बना हुआ है। मतलब PHE फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल के निर्माण के लिए 2 कोड होते हैं। ल्यूसीन अमीनो अम्ल के निर्माण के लिए भी 2 कोड होते हैं। जैसे सेरेनिन अमीनो अम्ल के निर्माण के लिए 4 कोड होते हैं। तो ऐसे कुछ के लिए 2, कुछ के लिए 4। तो अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होगी, केवल 20 अमीनो अम्ल होगी, लेकिन 64 कोड मिलेंगे। जैसे ये वाला कोड मिलेगा, चाहे ये वाला कोड मिल जाए, ल्यूसीन का ही निर्माण होगा। समझ में आया? तो 20 अमीनो अम्ल के निर्माण के लिए 64 कोड किस प्रकार से हैं, क्योंकि ऐसे कई कोड होते हैं जो केवल एक ही प्रकार के अमीनो अम्ल बनाते हैं। तो अब आनुवांशिक कोड के कुछ और लक्षण, एक लक्षण तो हम पढ़ चुके हैं कि आनुवांशिक कोड त्रिक होता है, बाकी और लक्षण हम देखते हैं। क्या दूसरा लक्षण होता है कि ये असंदिग्ध होता है। आनुवांशिक कोड असंदिग्ध होता है। इसका मतलब क्या होता है, असंदिग्ध का मतलब कि इनका भविष्य निश्चित होगा। असंदिग्ध का मतलब है कि इनका भविष्य निश्चित होगा। किसका लक्षण पढ़ रहे हैं, आनुवांशिक कोड का। कोई भी एक कोड ले लो, मान लो हमने ये वाला कोड ले लिया CUU, क्या इसका एक फिक्स भविष्य है? CUU किसका निर्माण करेगा, ल्यूसीन नाम के अमीनो अम्ल का। क्या CUU किसी दूसरे प्रकार के अमीनो अम्ल, क्या ग्लाइसिन, फिनाइल एलेनिन, सेरेनिन, इन सभी प्रकार के अमीनो अम्ल का निर्माण कर सकता है? नहीं कर सकता। इसका भविष्य फिक्स है, मतलब ये आगे जाकर एक फिक्स प्रकार के अमीनो अम्ल का ही निर्माण करेगा। इसी का मतलब है कि ये असंदिग्ध होते हैं, मतलब इनमें संदेह नहीं होता, इनका भविष्य एकदम निश्चित है कि फिक्स प्रकार से कार्य करेंगे। दूसरा लक्षण ये याद रखना है कि ये कॉमा रहित होते हैं। कॉमा रहित कहो या कॉमा विहीन, एक ही बात है। ये कॉमा रहित होते हैं। कॉमा रहित का मतलब अभी हमने पढ़ा कि जो DNA RNA होंगे वो नाइट्रोजनी क्षार से बने हैं होंगे, नाइट्रोजनी क्षार ही यहाँ पर लिखे गए हैं, उन्हीं के द्वारा कोड बना है। तो जैसे मान लो ये RNA की संरचना है, यहाँ पर एक नाइट्रोजनी क्षार है, यहाँ एक नाइट्रोजनी क्षार है, ऐसे कई नाइट्रोजनी क्षार हैं क्रम से। मान लो A है, C है, U है, फिर A है, C है, G है, A है, ऐसे कई नाइट्रोजनी क्षार आपस में लगे हुए हैं। तो इनके बीच में हम 3 अक्षर का एक कोड है, ऐसा नहीं लिखेंगे कि मान लो AUGATCUA, ऐसा तो हम लिख सकते हैं, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा हम नहीं लिख सकते। AUG 3 अक्षर हो गया, एक कोड बन गया, फिर इसके आगे हम कॉमा लगा दें, UAGATACU कह दें। ऐसे 3 अक्षर पे हम कॉमा लगाते चले जाएं, क्योंकि 3 अक्षर का एक कोड होता है, लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते। ये इसका नियम है, क्योंकि DNA में ऐसे क्रम से होंगे, इनके बीच में कॉमा कहीं नहीं लिखा जाएगा। तो ये पॉइंट याद रखना। तीसरा लक्षण इनका आपको याद रखना है कि ये अपह्रासित होते हैं। ये अपह्रासित होते हैं। अपह्रासित का मतलब जैसे असंदिग्ध में लिखे थे क्या, इनका भविष्य निश्चित होता है, ठीक उसी प्रकार से अपह्रासित का मतलब होता है कि एक अमीनो अम्ल के निर्माण के लिए कम से कम एक कोड की आवश्यकता पड़ेगी। क्या, एक अम्ल के निर्माण के लिए एक कोड की आवश्यकता पड़ेगी। इसका मतलब समझ में आएगा। कोई भी एक, जैसे फिनाइल एलेनिन अगर हमें अमीनो अम्ल का निर्माण करना है तो क्या किसी एक कोड की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे वो UU हो चाहे UUC हो, कोई भी कोड हो दोनों में से, लेकिन एक कोड की आवश्यकता तो पड़ेगी। तो एक अमीनो अम्ल के निर्माण के लिए एक कोड की आवश्यकता पड़ती है, इसी को कहा जाता है अपह्रासित। इस लक्षण का मतलब याद रखना। 3 लक्षण हमें ज्ञात हो गए, बाकी आगे के लक्षण हम देखते हैं। आगे के लक्षण हम देखते हैं कि 3 लक्षण के बाद ये जो भी लक्षण हमने पढ़े, एक त्रिक होता है, कॉमा रहित होता है, अपह्रासित होता है, असंदिग्ध होता है। फिर इससे संबंधित कुछ और पॉइंट हम आनुवांशिक कोड में जान लेते हैं। एक
समारंभन कोडॉन। और एक शब्द याद रखना, ये लक्षण नहीं है, इससे संबंधित कुछ पॉइंट। एक समारंभन कोडॉन है और एक है समापन कोडॉन। समारंभन कोडॉन क्या होते हैं? अभी हमने बताया कि अच्छा ये जो कोड पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? प्रोटीन निर्माण के कोड हैं। तो प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट कब होगी, इसके लिए भी कुछ कोड होंगे, और बंद कब होगी, इसके लिए भी कुछ कोड होंगे। तो प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए जो कोड होंगे उन्हीं को क्या कहेंगे? समारंभन कोडॉन। अब बंद करने के लिए जो कोड होंगे उन्हें क्या कहेंगे? समापन कोडॉन। तो समारंभन कोडॉन कौन कौन से होते हैं? AUG कोड कौन सा कोड है? समारंभन कोडॉन, मतलब ये प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया को स्टार्ट करेगा। अब बंद कौन कौन से कोड करेंगे? UAG, UAA और UGA। ये 3 कोड हैं जो प्रोटीन निर्माण की क्रिया को बंद करेंगे। केवल एक ही कोड है जो प्रोटीन निर्माण की क्रिया को स्टार्ट करेगा। तो ये 2 पॉइंट भी याद रखना। कुछ और पॉइंट याद रखने हैं आपको जेनेटिक कोड से। एक शब्द याद रखना, क्या? कोडॉन। और एक शब्द याद रखना, क्या? एंटी कोडॉन। कोडॉन और एंटी कोडॉन, ये 2 शब्द भी हमें इसी समय जानने हैं। कोडॉन को अगर कूट कहो या प्रकूट लिखा रहे, कोडॉन लिखा रहे या प्रकूट लिखा रहे, एक ही बात है। एंटी कोडॉन को लिखा रहेगा प्रतिकूट। अब कोडॉन क्या होते हैं? देखो, हमने बताया कि प्रोटीन का निर्माण किनसे होगा? आरएनए से। आरएनए के कुछ प्रकार हैं, जैसे एक है mRNA, ये क्या है? आरएनए का एक प्रकार है। दूसरा है tRNA, ये भी क्या है? आरएनए का एक प्रकार है। तो ये दोनों करेंगे क्या? प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया को में सहायता करेंगे। ये जब हम डिटेल से प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे, तब ये इनके बारे में हम क्रियाविधि सहित पढ़ेंगे। बस अभी आप इनके नाम याद रखें, mRNA और tRNA प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया में अब देखो, mRNA एक प्रकार का आरएनए ही है, ये भी क्या है? एक प्रकार का आरएनए ही। ये दोनों जुड़ते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है जब प्रोटीन निर्माण की क्रिया के दौरान, मान लो ये क्या है? ये किसका चित्र है? mRNA का ये चित्र है। और दूसरा यहाँ पर चित्र हम बना दे रहे हैं किसका? मान लो tRNA का। ये tRNA का चित्र है। mRNA और tRNA दोनों प्रकार के आरएनए हैं। एक स्थिति ऐसी आएगी जब दोनों जुड़ जाएंगे। तो जब ये जुड़े होंगे, अच्छा आरएनए है, क्या आरएनए के अंदर नाइट्रोजनी क्षार नहीं होंगे? पाए जाएंगे। इसके पहले हमने पढ़ा, नाइट्रोजनी क्षार को कोड के रूप में होंगे। यहाँ हमने लिख दिया, मान लो A पाया गया है, U पाया गया है, मान लो यहाँ C पाया गया है। ये क्या है? AUC क्या है? कोडॉन। ये किस पर पाया गया? mRNA पर। तो जो mRNA के ऊपर पाया जाएगा उसी को क्या कहेंगे? कोडॉन। कोडॉन कहो या कूट कहो, प्रकूट कहो, एक ही शब्द है। अब एंटी कोडॉन क्या है? जो tRNA पर पाया जाएगा, ये क्या है? एंटी कोडॉन। तो इनके बारे में और डिटेल से हम तब पढ़ेंगे जब प्रोटीन निर्माण की पूरी प्रक्रिया आगे पढ़ेंगे। प्रोटीन निर्माण की पूरी प्रक्रिया वो यानी अगले आने वाले चैप्टर हम अनुवादन के ऊपर बनाएंगे वीडियो, तो उस समय हम डिटेल से इनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक समझ में आपको आया होगा। अब एक बार फिर से प्रश्न देख लीजिए। यहाँ प्रश्न क्या था? आनुवांशिक कोड क्या है? इसकी विशेषताएं यानी लक्षण हमने पढ़ लिया। समारंभन कोडॉन क्या है? प्रोटीन निर्माण के लिए जो स्टार्ट करने वाले थे समारंभन कोडॉन। और समापन कोडॉन क्या है? इसे चित्र में देखना चाहें तो समारंभन कोडॉन यहाँ AUG जो MET लिखा है, प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया को स्टार्ट करने वाला ये कोड है। मतलब ये कौन सा कोड है? समारंभन कोडॉन। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, यहाँ 3 कोड ऐसे लिखे गए हैं जो प्रोटीन निर्माण की क्रिया को रोकेंगे। तो ये क्या है? समापन कोडॉन। समारंभन कोडॉन, समापन कोडॉन, समझ में आ गया। जेनेटिक कोड, इसी को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में जेनेटिक कोड, आनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड।
यह किस प्रकार कार्य करता है। कोडॉन और एंटीकोडॉन, ये भी समझ में आ गया। आनुवांशिक कोड पर एक निबंध लिखे। तो हमें सभी प्रश्न समझ में आ गए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।